हाय फ्रेंड्स, अस्तित्व दर्शन पर पुनः स्वागत एवं सत्कार। मैं विश्वामित्र ध्रुपद और यह है हमारी चल रही श्रृंखला द फाउंटेन हेड उपन्यास के रसास्वाद या सारांश का द्वितीय खंड, जिसका लेखन किया है हमारे मित्र एवं गुजराती लेखक, सर्जक, अनुवादक और विवेचक आदरणीय किशोर पटेल ने। यह मेरा प्रिय उपन्यास है। इसे पहली नज़र में देखकर करदम आचार्य ने इसे पॉजिटिव एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद एवं एब्सर्ड से आगे की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया था। दार्शनिक को लेखिका की अन्य कृति एटलास श्रग्ड अत्यंत प्रभावित कर गई, लेकिन आचार्य का कहना है कि उसे समझने के लिए पहले फाउंटेन हेड को समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं दार्शनिक और सर्जक आयन रैंड की लिखी इस कहानी का सार आगे लेखक किशोर पटेल के शब्दों में। किशोर पटेल साहब आगे लिखते हैं, लगभग 700 पृष्ठों का यह उपन्यास एक बड़े कैनवास पर फैला हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा एक से अधिक तरीकों से की जा सकती है। आज मैं उपन्यास के नायक हॉवर्ड रोर्क के चरित्र की कुछ विशेषताएं और डोमिनिक के साथ उनके जटिल संबंधों के बारे में बात करूंगा। वास्तुकला में रोर्क का विश्वास। ऐतिहासिक परंपराओं को नकारने के लिए रोर्क को स्टैंटन इंस्टीट्यूट से निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन डीन उसे एक और मौका देने के लिए बुलाता है। रोर्क कहता है, मैंने गलती की, आप मुझे निकाल नहीं देते तब तक मुझे इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, मुझे खुद ही बाहर निकल जाना चाहिए था। मेरे लिए सीखने को यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। डीन पूछते हैं, बिना सिर पैर की जो तथाकथित आधुनिक डिज़ाइन तुम बनाते हो, ऐसे मकान बनाने की अनुमति तुम्हें कौन देगा? रोर्क जवाब देता है, मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि कौन मुझे रोकेगा। रोर्क और हेनरी कैमरून के संबंध। जब रोर्क हेनरी कैमरून को पहली बार मिलता है तो कैमरून उसे पूछता है, तुमने वास्तुकार बनने का फैसला कब किया? जब मैं 10 साल का था, रोर्क कहता है। कैमरून हैरान है। उनका कहना है कि इतनी कम उम्र में कोई नहीं जान पाता कि जीवन में क्या करना है। अच्छा, आपने आर्किटेक्ट ही बनने का फैसला क्यों किया? रोर्क जवाब देता है कि मैं पहले से ही भगवान में विश्वास नहीं करता। मुझे इस धरती से प्यार है, बस यही एक चीज़ मुझे पसंद है। मुझे इस धरती पर खड़ी आकृतियाँ पसंद नहीं है, मैं वह बदलना चाहता हूँ। कैमरून पूछता है, किसके लिए? रोर्क कहता है, मेरे अपने लिए। इसे हम रोर्क का अहंकार कहें या उसके स्वभाव की पवित्रता, कुछ भी कहें, जाने अनजाने में वह खुद की बराबरी भगवान के साथ करता है। हेनरी कैमरून आधुनिक घर बनाता है, वह पुरानी परंपराओं का पालन नहीं करता है, इसलिए वह रोर्क के लिए आदर्श वास्तुकार है। वह उससे नौकरी मांगकर उसके कार्यालय में शामिल हो गया है। कैमरून ने देखा है कि रोर्क में जो प्रतिभा है वह दुर्लभ है। एक बार कैमरून उसे समझाते हैं कि मेरे साथ रहने से तुम्हारी शक्तियां बर्बाद हो रही हैं। मैं एक पत्र लिखता हूं, कोई भी बड़ा वास्तुकार तुम्हें काम पर रखेगा। रोर्क मना कर देता है। कैमरून उसे और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तुम में कुछ बात है, एक चीज़ है जिससे मैं डरता हूँ। तुम अपने काम से प्यार करते हो, लोग जानते हैं कि तुम काम से प्यार करते हो। वो लोग जानते हैं कि तुम में वो टैलेंट है, लेकिन बात यह है कि काम के प्रति समर्पित पुरुषों के प्रति उनमें घृणा की भावना है। काम के प्रति लगन से लोग डरते हैं। इन लोगों से लड़ते हुए मेरे 30 साल बीत गए।
आपके लिए बुरे दिन आएंगे। यह हमें पता चलता है कि कैमरून रॉर्क को अंदाज़ा देता है कि आदर्शों पर खरा उतरना कितना मुश्किल होगा, और फिर भी रॉर्क उस कठिन रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ है। हेनरी कैमरून को एक बड़ा कार्यालय बनाने का ठेका मिलना था, लेकिन उन्हें एक पत्र द्वारा सूचना मिलती है कि वह लोग उन्हें नहीं पर किसी और को काम दे रहे हैं। कैमरून अपनी ऑफिस में मायूस होकर बैठे हैं। रॉर्क ने देखा कि कैमरून की मेज पर न्यूयॉर्क की बैनर की एक प्रति पड़ी है। रॉर्क ने अखबार पर एक नज़र डाली। पहले पन्ने पर एक कुंवारी माँ की तस्वीर थी। उसके होंठ घने चमक रहे थे। उसने अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया था। वह छवि के साथ उसकी आत्मकथा का पहला अध्याय था। चल रहे मुकदमे का विस्तृत विवरण भी था। अन्य पृष्ठों में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री थी, जैसे घरेलू उपकरण कंपनियों के खिलाफ आंदोलन, कुंडली, चर्च के उपदेशों के अंश, नवविवाहितों के लिए एक नया व्यंजन कैसे बनाया जाए, सुंदर पैर वाली महिलाओं की छवियां, पति को कैसे नियंत्रित किया जाए, स्वस्थ शिशुओं पर सलाह प्रतियोगिता, एक कविता जो दावा करती है कि संगीत की धुन बनाने की तुलना में झाड़ू पोछा करना अधिक पवित्र है, और एक लेख था जिसमें ऐसा विचार व्यक्त किया गया था कि एक महिला जो बच्चे को जन्म देती है वह स्वचालित रूप से एक संत की स्थिति प्राप्त करती है। कैमरून कहते हैं, हावर्ड, हमें यह जवाब मिला है। तुम्हें और मुझे इस अखबार के रूप में उत्तर मिल गया है। यह अखबार मौजूद है और लोग इसे पसंद करते हैं। क्या हम इससे लड़ सकते हैं? इसका क्या मतलब है? उन लोगों को पत्र भेजने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें बस वायर्ड के बैनर की एक प्रति भेजनी थी। यह एक सरल और अधिक सटीक उत्तर होगा। आप जानते हैं, बहुत कम समय में यह बदमाश गैलवाइंड इस दुनिया पर राज करेगा। वह एक खूबसूरत दुनिया होगी। शायद यह सही है। उन्हें जो चाहिए वो दे दो हावर्ड, भले ही वे उसके लिए हमारे पैरों पर गिरे, या क्या हमें उनके पैर चाटने चाहिए? क्या मतलब है यह सब उठा पटक का? इस सब का क्या फायदा? मेरे पास उन लोगों के लिए कोई जवाब नहीं था हावर्ड। उनसे निपटने का काम मैं तुम पर छोड़ देता हूं। तुम उन लोगों को जवाब दोगे, उन सभी को, वायर्ड पेपर्स को, और उन सभी को जो वायर्ड पेपर्स को संभव बनाते हैं, और उन सभी को जो इस सब के पीछे है। एक अजीब मिशन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मुझे नहीं पता कि हमारा जवाब क्या होगा। मुझे बस इतना पता है कि एक उत्तर है और तुम्हारे पास उसे खोजने की कुंजी है। तुम ही उत्तर हो हावर्ड। एक दिन तुम्हें उस उत्तर के शब्द मिलेंगे। यहां हमें यह एहसास होता है कि सेवानिवृत्त होने से पहले कैमरून रॉर्क को कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं। काम के प्रति रॉर्क की ईमानदारी। सनबॉर्न हाउस का निर्माण करते समय सनबॉर्न परिवार के सदस्यों ने बनाए जा रहे घर में विभिन्न संशोधन किए। नए डिजाइन और सुधार करने के लिए रॉर्क ने कड़ी मेहनत की। फिर हुआ यह कि रॉर्क को घर के पूर्वी हिस्से में कुछ सुधार करने की जरूरत महसूस हुई। उसे लगा कि अगर यह सुधार हो जाता है तो घर को तार्किक अर्थ प्राप्त होगा, लेकिन सनबॉर्न ने संशोधन करने से इनकार कर दिया। इसमें बहुत खर्चा होगा, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। रॉर्क बहुत परेशान था। एक बार जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर उसे घर उस हालत में देखा नहीं जा सकता था। उसने अपनी जेब से खर्च करके सुधार किया। वह घर बनाने के लिए उसे जो मानधन मिला उसकी तुलना में सुधार का खर्च बहुत अधिक हो गया।
इस मामले में काम के प्रति रोर की ईमानदारी का पता चलता है। मूल्यों को बनाए रखने के लिए रोर की जिद। एक बैंक की इमारत बनाने का बड़ा ठेका उसने लगभग हासिल कर लिया था। बैंक की समिति द्वारा सुझाए गए डिजाइन में केवल एक छोटा सा बदलाव करना था। उस दिनों रोर्क गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। घर और कार्यालय का किराया देना बाकी था। टेलीफोन बिल 2 महीने के लिए बकाया था। घड़ी भी गिरवी रख दी गई, लेकिन वह डिज़ाइन से समझौता नहीं करता है। वह बैंक की समिति को समझाने की कोशिश करता है कि डिज़ाइन बदलने से इमारत की एकरूपता खतरे में पड़ जाती है। बैंक कर्मी इसकी नहीं सुनते। डिज़ाइन बदलने के बजाय रोर्क ठेका छोड़ने का फैसला करता है। रोर्क की आत्मनिर्भरता। कठिन परिस्थितियों में भी वह किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगता और न ही स्वीकार करता है। बैंक का ठेका गंवाने के बाद उसके पास अपना कार्यालय बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह अपने दोस्त माइक के पास जाता है और उससे कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम दिलवाने के लिए कहता है। माइक चौंक जाता है। वह पूछता है कि एक आर्किटेक्ट मजदूर का काम क्यों करेगा। वह कहता है कि हम दोनों के निर्वाह के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन रोर्क उसे धमकी देता है कि अगर मुझसे दूसरी बार पैसे के बारे में बात की तो समझ लो कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। यही बात अपने एक अन्य मित्र ऑस्टिन हेलर से भी उसने कही थी। स्टोडार्ड मंदिर मामले के बाद में मंदी के दौरान रोर्क अपने मूर्तिकार मित्र स्टीव मैलोरी की मदद करता है। उसके कमरे का किराया देता है और उसके भोजन का भुगतान भी करता है। जब ऑस्टिन हेलर उससे अकेले में पूछता है, यदि आप इस तरह से मैलोरी की मदद करते हैं तो मेरी मदद का स्वीकार आप क्यों नहीं करते? इस पर रोर्क जवाब देता है कि मैलोरी बिना ग्राहक के काम कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। रोर्क के दोस्त। पीटर किटिंग एक बार रोर्क को अपने साथ शराब पीने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रोर्क उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। ऐसा नहीं कि रोर्क असामाजिक व्यक्ति था। उसके दोस्तों का दायरा बहुत छोटा है। उसके दोस्त उसी के जैसे काम के प्रति ईमानदार हैं। वक्ता और एक्टिविस्ट ऑस्टिन हेलर, इलेक्ट्रिशियन माइक डोनिगन और मूर्तिकार स्टीव मैलोरी उसके मित्र हैं। इन सभी में काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पण है। रोर्क केवल उन्हीं लोगों से मिलता जुलता है। वह दोस्तों के निजी जीवन में झांकता नहीं और न ही दूसरों को अपने जीवन में झांकने देता है। रोर्क की एकमात्र कसौटी काम में उत्कृष्टता। स्टोडार्ड मंदिर का निर्माण करते समय रोर्क ने इसमें एक मूर्ति बनाने के लिए एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार स्टीव मैलोरी को चुना। मैलोरी उन दिनों काम न मिलने की वजह से काफ़ी परेशान था। रोर्क ने उसे काम पर रखा तो उसने पूछा कि क्या आप मुझ पर दया करके काम दे रहे हैं? जवाब में रोर्क कहते हैं कि आपको काम देने का एकमात्र कारण यह है कि मुझे आपका काम पसंद है। मैं जिस मंदिर का निर्माण करने जा रहा हूँ वह आपके द्वारा बनाई गई मूर्ति के कारण अधिक प्रभावशाली होगा। इस मौके पर महेश भट्ट की हिंदी फिल्म जन्म के एक दृश्य का हवाला देना उचित होगा। फिल्म निर्माता आकाश खुराना एक भूले बिसरे प्रतिभाशाली निर्देशक कुमार गौरव को एक फिल्म का निर्देशन सौंपते हैं। उस फिल्म का काम मिलने के बाद कुमार गौरव के करियर को ऑक्सीजन मिलती है। वह आकाश खुराना को धन्यवाद देता है। आकाश खुराना कहते हैं, मैं चैरिटी नहीं करता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें अच्छी फिल्म बनाने की क्षमता है, इसलिए मैंने तुम्हें काम दिया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हॉवर्ड रॉक को काम की उत्कृष्टता से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
रॉर्क द्वारा आलोचकों की स्वतंत्रता की स्वीकृति। स्टोडार्ड मंदिर का मामला हार जाने के बाद रॉर्क ने यह देखने के लिए साइट का दौरा किया कि मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उन लोगों ने क्या बदल दिया है। एल्सवर्थ टू ही वहीं उसे मिलता है और रॉक से कहता है कि मैं आपके काम को किसी और से बेहतर समझ सकता हूँ, लेकिन फिर मैं जो करता हूँ वह अलग बात है। रॉर्क उसे उत्तर देता है, आप यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि रॉर्क अपने आलोचकों का सम्मान करता है और उनकी स्वतंत्रता का स्वीकार करता है। खास बात यह है कि दूसरों की आलोचना या प्रशंसा उसे विचलित नहीं करती है। लोगों को गुलाम बनाने की गैल वाइंड की ट्रिक रॉर्क पर काम नहीं करती। धनी व्यापारी और बैनर अखबार के मालिक गैल वाइंड ने एक अजीब शौक पाल रखा था, रुपयों की ताकत पर प्रतिभाशाली लोगों को खरीदना और उनके करियर के साथ छेड़छाड़ करना। दूसरे अखबारों से कई प्रतिभाशाली पत्रकारों को वह बड़े बड़े आकर्षक ऑफर देकर अपने प्रेस में लाता था और फिर उनके टैलेंट से कुछ अलग काम करवा कर उनकी जिंदगी बर्बाद करता था। मसलन कोई पत्रकार यदि सामाजिक गतिविधियों का विशेषज्ञ है तो उससे कोई दूसरा ही काम करवाना, जैसे कि घुड़ दौड़ की रिपोर्ट करवाना। इसके लिए उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। अगर कोई इनकार करता है तो वह यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसे कोई दूसरा काम न मिले। उस बेचारे को मजबूरन वाइंड के आदेशों का पालन करना पड़ता था। हॉवर्ड रॉर्क के साथ भी वह इसी तरह की तरकीब आजमाता है। जब वाइंड अपना घर बनाने का फैसला करता है तो वह रॉर्क को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है कि अब से वह केवल वाइंड के लिए काम करेगा, बदले में उसे अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो दुनिया में उसे कहीं भी काम ना मिले, ऐसी व्यवस्था वह कर सकता है। पाठक को लगता है कि रॉर्क जैसा आदमी वाइंड के इस तरह के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन रॉर्क कहता है कि इस तरीके से काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तुकला के बारे में किसी की सलाह वह नहीं मानेगा। वह कहता है कि कोई और मुझे मेरा काम नहीं सिखा सकता। जैसे मैं किसी और के काम में दखल नहीं देता, वैसे ही मेरे काम में कोई दखल दे उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस प्रकार वाइंड की ट्रिक रॉर्क के सामने सफल नहीं हो पाती। कर्मचारियों के साथ रॉर्क का संबंध। जब भी रॉर्क को अपने कार्यालय में अतिरिक्त ड्राफ्ट्समैन की आवश्यकता होती है तो उनकी नियुक्ति करने से पहले वह किसी से ना तो संदर्भ पत्र मांगता है और ना ही उनका डिग्री सर्टिफिकेट देखता है। वह सिर्फ उनके बनाए चित्र देखकर उन्हें पसंद करता है, वो व्यक्तिगत पूछताछ नहीं करता है। इसका मतलब रॉर्क को सिर्फ काम से मतलब है। जब वह वाइंड के साथ लंबी छुट्टी के बाद कार्यालय में वापस आता है तो सभी कर्मचारी उसके चारों ओर छोटे बच्चों की तरह लिपट जाते हैं और वे सभी रॉर्क से बातें करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। यह दर्शाता है कि उसके सभी कर्मचारी अपने बॉस से कितना प्यार करते हैं। यहाँ इतना ही, शेष तीसरे भाग में अगले वीडियो में। धन्यवाद।